गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आनंद कुमार आपका राज डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपने देखा होगा कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हरियाणा जीके और नेशनल जीके, जो भी वीडियो अभी तक आपने देखी हैं उन्हीं के संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिकों को। तो मैं आज आपको क्लास देता हूं नेशनल जीके की। और नेशनल जीके में दोस्तों आप पढ़ रहे थे गुलाम वंश के बारे में। आई होप आपको फर्स्ट जो वीडियो है गुलाम वंश की वो बहुत पसंद आई होगी। और जो आपके लाइक और कमेंट्स हमें मिले हैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम। गुलाम वंश में हमने जो पढ़ा उसके बाद गुलाम वंश के बाद जो सत्ता में हाजिर हुए उनका नाम था खिलजी वंश। और खिलजी वंश में जिन्होंने भी शासन किया उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज अपने इस लेक्चर में। तो गुलाम वंश में आपने पढ़ा होगा गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स। कैमूर्स के बाद में जो कैमूर्स की हत्या करके कैसे अलाउद्दीन खिलजी इस गद्दी पर बैठते हैं, कैसे फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठते हैं। फिरोज खिलजी इस गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के पहले शासक, इस वंश की नींव रखी। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं हम खिलजी वंश को। तो खिलजी वंश की जो शुरुआत होती है हमारे मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश में, वो होती है 1290 में। और 1290 से 1320 ईस्वी तक हम पढ़ते हैं खिलजी वंश को। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक कहे जाते हैं खिलजी वंश के, वो कहे जाते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे ये इस वंश के संस्थापक थे। कैमूर्स की हत्या कर कर ये गद्दी पर बैठे। कैमूर्स कौन? गुलाम वंश के कैमूर्स। गुलाम वंश के कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। और खिलजी वंश में इसने अपनी राजधानी बनाया किलोखरी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस वंश के संस्थापक कब? 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में। और जिसने अपनी राजधानी बनाया किलोखरी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या जो की, अब जो ये संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी हत्या की किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था। और बाद में इसकी लड़की के साथ उसने विवाह किया तो इसका दामाद भी कहलाया। इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद एवं भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या और गद्दी पर बैठा और इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों इतने कुछ कार्य हैं कि उसने स्वयं को ऐसे स्वतंत्र घोषित किया कि उसने अपनी कुछ प्रथा को ही बदल दिया। जो इस्लामिक प्रथा थी इनकी, उसने स्वयं को उस प्रथा से अलग रखकर कार्य किया। तो उसके जितने भी कार्य देखेंगे उसमें कुछ अलग ही अंदाज होगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दामाद एवं इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में हत्या कर दी। किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। उसी के भतीजे एवं दामाद ने अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी बैठा 1296 में गद्दी पर। तो अलाउद्दीन खिलजी कब गद्दी पर बैठा? 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठते ही जो सबसे पहला कार्य किया इसने, वो किया घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की शुरुआत, लिखने की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब घोड़ा दागने की प्रथा क्या थी और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा क्या थी? ये थी कि इससे पहले जो भी सैन्य रखते थे हम, जैसे मान लो कि किसी का भी एक शासन चल रहा है किसी भी उसमें क्षेत्र में, किसी भी रियासत पर, तो जिस रियासत पर जो राजा शासन कर रहा है वर्तमान में, उसके पास मान लेते हैं कि 100 सैनिक हैं। वो 100 सैनिक तो उसके दरबार में परमानेंट रहते ही हैं, उसके दरबारी हैं वो। लेकिन जब कोई अन्य शासक इस रियासत पर उस शासक के खिलाफ हमला कर दे, तो हमला कर देगा तो उसमें जब उसको जितनी सेना की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपने राज्य से सेना का नेतृत्व करेगा और कहेगा, अपने सेनापति को कहेगा कि सेना को बुलाओ, बढ़ाओ सेना को। तो कैसे बढ़ाओ सेना को? कि तत्काल में उसी समय में सेना में भर्ती करेगा सैनिकों को। लेकिन उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का, गुलाम वंश का, सल्तनत वंश का ऐसा शासक हुआ,
अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्टिंग से ही, जिस दिन से ये शासक बना खिलजी वंश का, उसी दिन से ही इसने सेना की भर्ती का आगाज कर दिया कि कभी विपदा आने पर, कभी मान लो कोई शासक हमला करेगा तो इसके पास में सैनिक तत्काल में मौजूद रहे। तो इसने क्या किया, इसने सेना की हुलिया लिखना मतलब कि भर्ती करनी स्टार्ट कर दी एक लेखन तय के तरीके से, कि मतलब कि ये परमानेंट मेरा सैनिक बन गया और इसको अपने हिसाब से वेतन देने लगा। कोई युद्ध में उस सैनिकों को भेजे या ना भेजे, लेकिन सिपाहियों को वेतन जरूर मिलेगा। ये था खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी। फिर घोड़ा दागने की प्रथा। घोड़ा दागने की प्रथा से तात्पर्य ये है कि सेना में जितने घोड़े या हाथियों का यूज होगा, अंदाजन उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही घोड़ों को ये अस्तबल में अलग से रखेंगे, उनके ऊपर एक निशान बनाएंगे घोड़ों के ऊपर। उस निशान से तात्पर्य ये होगा कि इन घोड़ों की अच्छे तरीके से अस्तबल में इनकी देखरेख हो, टाइम टू टाइम इनकी देखरेख हो, इनको समय पर भोजन करवाया जाए, इनकी सेहत को अच्छा रखा जाए, ताकि कभी भी युद्ध के समय मुझे घोड़ों की जरूरत पड़े तो सीधा इन्हीं घोड़ों का यूज करें हम। मतलब कि इन्होंने घोड़ों और हाथियों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, कौन से शासक ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। इसने भू राजस्व कर 1/2 भाग कर दिया। अब इससे पहले जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने क्या कर रखा था कि भूमि का जो कर है, मान लो कि इसकी शासन सत्ता में कोई भी किसान भूमि की उपज कर रहा है, खेती कर रहा है कोई, तो 1/3 हिस्सा राजा को देगा। लेकिन इसने भू राजस्व कर को बढ़ा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और भू राजस्व कर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया, आधा भाग मांग लिया सीधा उसका। अब इससे क्या तात्पर्य है कि जब ये अपनी खुद की सेना स्टार्टिंग से ही भर्ती कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये जो करेगा, वो जो भी कर लगाएगा वो कर ज्यादा मात्रा में लगाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसको स्वयं का ही सब कुछ चाहिए था। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का एक ऐसा शासक हुआ जो आत्मनिर्भर शासक था। इस वंश का, सल्तनत वंश का आत्मनिर्भर बनने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसको मतलब कि स्वयं को इतना स्वतंत्र मानता था कि टाइम आने पर तेरे को किसी से कुछ सहायता ना मांगनी पड़े। तो अपना सब कुछ स्टार्टिंग से ही लेकर चल रहा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। फिर मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत। अब मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत से क्या तात्पर्य अलाउद्दीन खिलजी का, कि इसने जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की, इससे पहले कि तोल भाव में कुछ अलग अलग होता था कि एक किलो के मतलब कि तोल में हम कुछ ज्यादा ले रहे हैं, कहीं से कुछ कम ले रहे हैं, इसने रखा उस मूल्य को नियंत्रण किया, मतलब कांस्टेंट किया कि इसके राज्य में जहां मर्जी से आप 1 किलो तुलवा लो, आपको वो 1 किलो ही मिलेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उसका कंप्लीट नियंत्रण किया, और उस पर जो टैक्स होगा वो भी दिन प्रतिदिन इसके पास में डेली टू डेली आता रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के पास में। ये थी मूल्य को नियंत्रण करने की, कि एक चीज यहां पर मान लो कि कोई भी एक छड़ी है, वो यहां पर इसको मिल रही है 1 दिनार में, और 1 किलोमीटर दूर जाके मिलेगा इसको मिलेगी वो 5 दिनार में या आधी दिनार में। नहीं, वो ही सेम जो कर होगा, वो ही सेम मूल्य होगा। मूल्य का निर्धारण नियंत्रण वो पूरे राज्य में अलाउद्दीन खिलजी ने सेम किया। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों के ऊपर इसने ध्यान दिया, जहां से एक शासक की इनकम होती है। तो इनकम के सोर्सों को इसने बढ़ाया अपने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की इसने। फिर इसके एक नाम आता है इस वंश में कि दक्षिणावर्त में विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि ये मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर थे गुजरात के। मलिक काफूर कहां के थे? गुजरात के। ये मलिक काफूर एक सेनापति थे, मतलब कि तुर्कों के सेनापति, मतलब जिसने आगाज किया सेना का गुजरात की तरफ से, जिसने नेतृत्व किया, वो मलिक काफूर थे। और मलिक काफूर तत्कालीन इस समय में एक बहुत ही सुदृढ़ सेनापति थे, बहुत ही मजबूत सेनापति थे। कुछ इतिहासकार तो क्या मतलब कि इतिहासकार आज भी ये बताते हैं, और किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि जो मलिक काफूर थे ये थे नपुंसक, और शुरुआत से ही ये
मतलब कि अपनी सौंदर्यता से लेकर या अपने कुछ विचारों से लेकर एक दूसरे को मोहने की क्षमता को लेकर ये हमेशा अग्रणीय रहते थे। धीरे धीरे ये भी एक सेनापति बने और एक ऐसे सेनापति बने ये कि सबसे बेहतरीन सेनापति बने इस वंश के। इन्हें जो कब्जा किया, मतलब कि इसको जीता एक टाइप से कि खरीद कर लेके आया। कौन? इसको अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब इसको गुजरात से खरीद कर लेके आया तो ये बताते हैं इसको इब्न बतूता जो है उन्होंने मलिक काफूर को कहा है 1000 दिनारी के नाम से संबोधित किया है। मतलब कि उस कथन के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर खरीद कर लाए थे। क्यों? क्योंकि एक योग्य सेनापति था। तो मलिक काफूर को भेजा इसने अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में। अब दक्षिणावर्त जो दक्षिण भारत का जो राज्य था उसमें किसका विस्तार चल रहा था? यादव वंश का, सेन वंश का, इनका जो शासन था वो चल रहा दक्षिण भारत में। वहां पर बताते हैं कि मलिक काफूर ने वहां के मंदिरों को और वहां के राजाओं को, प्रजाओं को खूब लूटा, खूब लूटपाट मचाई और युद्ध में उनको परास्त किया। और इतना धन लूटा इसने कि जब अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष इसने पेश किया, इतना धन, लूट का धन जो पेश किया, वो इससे बहुत प्रसन्न हुए और इसको एक योग्य सेनापति माना। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से नवाजा। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने स्वयं को एक उपाधि दी। कौन सी? सिकंदर ए सानी। मतलब स्वयं को ये जो अलाउद्दीन खिलजी है दूसरा सिकंदर मानने लगा कि दक्षिणावर्त क्षेत्र में मलिक काफूर की मदद से, मलिक काफूर के सहयोग से इसने जीता दक्षिण भारत को। और उत्तर भारत में तो ये अपना शासन चला ही रहा था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने माना कि पूरे भारत पर ही तेरा कब्जा हो गया और स्वयं को सिकंदर कहा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इस काल में जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके काल में हुआ मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों ने एक नहीं, इसके काल में 6 बार आक्रमण किया मंगोलों ने। इससे जो नेक्स्ट क्लास थी मंगोलों के बारे में अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मैंने 10-12 लाइन मंगोलों के बारे में रिपीट की थी कि मंगोल जो मंगोली थे ये कौन थे, तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें आप। तो जो मंगोल थे इन्होंने 6 बार आक्रमण किए। दोस्तों जो पहला आक्रमण किया था, पहला आक्रमण मंगोलों ने, उस संदर्भ में जो मलिक काफूर थे इसके योग्य सेनापति थे, योग्य सेनापति जो मलिक काफूर, इसने अकेले ने मंगोलों को परास्त कर दिया था। उसके बाद 6 बार मंगोलों ने फिर दोबारा से आक्रमण किए कंटिन्यू। तो 1297 में कादर खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो जो ये था खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी, इसके सेनापति कौन थे? तो मंगोलों ने जब 1297 में आक्रमण किया तो कादर खां इसके सेनापति थे। मतलब कादर खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण का आगाज हुआ 1297 में खिलजी वंश में। 1298 में मंगोलों ने दूसरी बार आक्रमण किया, तब नेतृत्व किया खिलजी का किसने? सऊदी ने। 1299 में किया तीसरा आक्रमण मंगोलों ने और तब अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया कुतलुक ख्वाजा ने। जो कुतलुक ख्वाजा थे इसने 1299 ईस्वी में नेतृत्व किया सेना का अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। उसके बाद 1303 में आक्रमण होता है खिलजी में, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ मंगोलों का, और उसमें तारगी ने नेतृत्व किया 1303 ईस्वी में मंगोलों के साथ में। पांचवा जो आक्रमण हुआ मंगोलों का 1305 ईस्वी में, तब जो नेतृत्व किया वो किया अली बेग और तातार्क दोनों ने। अली बेग और तातार्क दोनों ने नेतृत्व किया अलाउद्दीन खिलजी का। और जो लास्ट छठा आक्रमण हुआ वो हुआ 1306 ईस्वी में और इसका नेतृत्व किया इकबालमंद एवं कबक ने। 1306 ईस्वी में मंगोलों ने छठी बार आक्रमण किया, तब अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया इकबालमंद एवं कबक ने। तो ये मंगोलों के 6 आक्रमण सीरियल वाइज, ऐसे सन वाइज पूछे जाते हैं ये पेपर में। इससे पहले एक और आक्रमण पूछा जाता है पेपर में कि किसके नेतृत्व में मंगोलों को अकेले सेनापति ने हराया? तो मलिक काफिर के नेतृत्व में किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया सर्वप्रथम। उसके बाद 1316 ईस्वी में
अलाउद्दीन खिलजी की हो जाती है मृत्यु। कब? 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, कौन करता है इसकी मृत्यु? मुबारक खिलजी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मुबारक खिलजी ने इसकी हत्या की, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसकी स्वयं मृत्यु हुई। 1316 ईस्वी में जो इसकी मृत्यु के बाद शासक बना वो बना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। 1316 ईस्वी में जो इस वंश का शासक बना अलाउद्दीन खिलजी के बाद में वो बना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। लेकिन दोस्तों इससे पहले 3 महीने शासन किया किसने? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने यहां पर 3 महीने शासन किया। इसका एक योग्य सेनापति था मलिक काफूर, जो नपुंसक था। इसने भी 3 महीने इस गद्दी पर बैठकर शासन किया। तो जब इस धर्म के जो लोग थे, कौन? इस्लाम धर्म के जो इस समय खिलजी वंश के जो लोग थे, उन्होंने जबरन इसकी हत्या करके इससे गद्दी को छीना और उस गद्दी पर बैठाया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। कब? 1316 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को जब गद्दी पर बैठा दिया, दोस्तों ये भी एक अयोग्य शासक साबित हुआ इस वंश में। ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, ये नग्न स्त्रियों का प्रेमी था और पुरुषों का भी प्रेमी था। ये भी कुछ ऐसे ही इसके व्यवहार थे इस सत्ता में। कभी कभी दरबार में जाता ये तो स्त्रियों के वेशभूषा में दरबार में चला जाता, अपने स्वयं के दरबार में। तो इसके इन व्यवहारों से, इनकी इन प्रथाओं से पब्लिक में काफी रोष उत्पन्न हो गया कि हमने एक ऐसे शासक को शासक बना दिया, ऐसे इंसान को शासक बना दिया जिसका कोई वजूद ही नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा मतलब कि इतिहासकार बताते हैं कि नग्न होकर स्वयं और प्रजा में किसी के भी पीछे भाग पड़ता है। तो ऐसी कुछ इसकी हुलिया था किसका? मुबारक खिलजी का। तो कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आने वाला शासक कौन सा था? वो था मुबारक खिलजी। इसने जो सेनापति रखा हुआ था अपना, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन? खुसरो खान। खुसरो खान जो थे वे इस अयोग्य शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के सेनापति थे। इस अयोग्य शासक का भी एक सेनापति था दोस्तों। तो जो मुबारक खिलजी थे ये हुए एक अयोग्य शासक साबित, और इसको पब्लिक ने अपना शासन मानने से इनकार कर दिया कि शासक मानने से इनकार कर दिया कि ऐसे इंसान को हम शासक नहीं मानेंगे, ऐसे इंसान के अधीन हम कार्य नहीं करेंगे। अब जो प्रथा चलाकर गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी, कि मूल्य के नियंत्रण पर काबू, टैक्स को बढ़ाकर 1/3 से कर 1/2 कर दिया गया, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की उसने शुरुआत की, घोड़ा दागने की प्रथा को जिसने शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने। इतने अच्छे अच्छे उसने जो कार्य किए प्रजा के लिए, उन सभी का सारा नाश कर दिया तुरंत किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। अब इसके बाद जो इसके सेनापति थे खुसरो खान, खुसरो खान ने 1320 में मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। अब पब्लिक की बात को, जनता की बात को, दरबार की बात को मानकर इस स्वयं के जो सेनापति थे इसके खुसरो खान ने पब्लिक की बात मानकर इतना मतलब कि उसके दिमाग में रोष उत्पन्न कर दिया कि ऐसे इंसान का सेनापति है तू। इसने क्या किया? गुस्से में आकर मुबारक खिलजी की कर दी हत्या। कब? 1320 ईस्वी में। और इसकी हत्या करके जो इसका सेनापति था खुसरो खान ने स्वयं को पैगंबर की उपाधि से नवाजा। पैगंबर की उपाधि नहीं, पैगंबर का सेनापति कहा इसने स्वयं को। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन? 1320 ईस्वी में खुसरो खान, जो कि एक अयोग्य शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के सेनापति भी थे। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने जो इस वंश की नींव रखी थी। तो आई होप दोस्तों आज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। गुलाम वंश और खिलजी वंश को सल्तनत काल में हम 2 वंशों को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं अभी हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम टू टाइम आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलेगी। एक और मुहिम चला रखी है जो हमने सीईटी के, एचएसएससी के सीईटी के एग्जाम के लिए हरियाणा जीके के लेक्चर
वो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी अब हरियाणा जीके की। थैंक यू।